नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं पथिकृत पाइन जी और बात करेंगे कि भाई ये आखिरकार भारत की कौन-सी नीति चल रही है पाकिस्तान के साथ में। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक कर लें और हमारा जो क्यूआर है उसको स्कैन करके पत्रम पुष्पम के लिए सहयोग भी करते रहें। नीचे लिंक भी दिया हुआ है जिसको आप क्लिक करके ये कार्य कर सकते हैं। तो स्वागत है आपका पथिकृत जी। ये नमस्ते सर, भारत आपको ने और आपके दर्शकों को ये नमस्ते। भारत ने ये स्लो बर्न पॉलिसी क्यों अपना रखी है? स्लो बर्न तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि एक्चुअली क्या होता है। एक जनरल ने एक टीवी चैनल में बहुत अच्छा कहा कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजंस जो है अनाउंस करके फिर किया जाता है, और मिलिट्री जो एक्शन होता है फिर करने के बाद अनाउंसमेंट होता है। तो इंटरेस्टिंगली इन दैट पर्सपेक्टिव पहले तो आपके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजंस जो है आपने लिया है, और वो स्लो बर्न जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इंडिया में जो है ना अभी ऐसा नहीं है कि अगर आप देखेंगे 2 हफ्ते होने को चला, ऐसा नहीं कि जो नाराज़गी है वो कम हो गई है इस बार, वो नाराज़गी बढ़ रही है कि भई कब करोगे? तो दैट सेंटिमेंट इज़ ग्रोइंग, जो पहले उतना नहीं होता था। सो मुझे लगता है कि देयर इज़ अ शॉर्ट टर्म अप्रोच, अ मीडियम टर्म अप्रोच एंड अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, तीनों तीनों ओके, ही है ओके। इसमें। प्लीज़ एक्सप्लेन। तो लॉन्ग टर्म अप्रोच में आपके 5-7 इयर्स ये तो ऑलरेडी उसका आसार होने लगा है, असर होने लगा है कि वो जो डैम वाला, डैम के पूरे पानी तो एक बार आप रोक नहीं सकते हो, तो एक बीच में पूरा रोक दोगे, फिर जब मांगेगा पानी इतना दो कि सब बह के धो के चला जाएगा। तो दैट इज हैपनिंग। आज ही तो वो बगलीहर वाला डैम में सब रोक दिया पानी एकदम, बट फिर वो फिर छोड़ा जाएगा, अब जितना छोड़ेंगे। वो सलाल पे भी रोक दिया आज और 2 दिन हाँ, तो पहले वही जो तो। है वो पूरा छोड़ दिया था। हाँ, फिर वैसे ही होता रहेगा। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, और उसमें दैट्स लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी है। सेकेंडली, आपको पैरेलली आपको देखना है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो लिटरली बैंक रोल करता है टेररिज्म को, आई कैन गो टू दैट एक्सटेंट, जस्ट वन सेकंड। मतलब लिटरली यू कैन से कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को जो पैसा दिया जाता है, उस पैसे का करते क्या ये लोग? पार्ट ऑफ इट गोज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट टू डू दिस डर्टी थिंग्स। सो उसमें कहीं ना कहीं एक पैरेलल एक्शन लिया जा रहा है। उसका कितना असर होगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच। अब ये यूरोपियन यूनियन को जयशंकर जी ने जो कहा कि वी डोंट नीड प्रीचर्स, वी नीड पार्टनर्स, तो दैट्स पार्ट ऑफ द लार्जर गेम। बट हाँ, काइनेटिक एक्शन की बात अगर करेंगे, तो काइनेटिक एक्शन के बारे में सर मैं दो चीज कहना चाहता हूँ। पहली चीज तो है कि अगर आप कोई क्रॉस बॉर्डर इमीडिएट कोई एक्शन लेना चाहते हो, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हुआ था, या स्टैंड अलोन कोई बालाकोट जैसे, उसका प्रिपरेशन अलग होता है। और अगर आप कोई परमानेंट सोल्यूशन, और अगर आप लॉन्ग टर्म कोई एफर्ट देने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट अलग होता है। मैं अपनी एक खुद की एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। किसी ने मुझे कहा था, सेंट्रल एक फोर्स के उस टाइम एक असिस्टेंट कमांडेंट हुआ करता था, अभी शायद वो कमांडेंट लेवल पे पहुंच गया होगा। तो उसने कहा था कि व्हेन यू टॉक अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट, आप इमोशनल पैशनेट हो सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू द ऑपरेशनल एस्पेक्ट, उसपे आपको बहुत डिस्पैशनेट होना है कि कैसे उसको करना है। यू कैन नॉट बी पैशनेट दैट टाइम, क्योंकि देन यू आर फॉलिंग इनटू अ ट्रैप। तो उस मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि मैं उसके साथ जब जाता था एंटी माओइस्ट ऑपरेशन में, जब जर्नलिस्ट, आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो जो फिर वो क्या हुआ था उस टाइम, इतने माइंड ब्लास्ट होता था। फिर वो टू व्हीलर्स में सेंट्रल पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ खास करके, वो शुरू किया कि यू विल गो ऑन टू व्हीलर्स, एक एक वो गाड़ी में, बाइक्स में, देयर विल बी टू पीपल, तो एक में मैं बैठता था। तो दैट टाइम उसने मुझे बोला था कि तुम्हारा जितना ज्ञान है तुम अपने पास रखना, अभी जो है ना मैं जैसे बोलूंगा उतना ऐसे ही करो। तो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री ऑपरेशंस, मुझे लगता है कि देयर विल बी अ मिलिट्री ऑपरेशन। तो उसमें द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इज दिस, कि इट हैज टू बी अ कंसर्टेड वन, ऐसा नहीं कि एक दिन में खत्म होगा। और आपको देखना है कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट लिमिटेड हो। आपका आउटकम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट हैज टू बी डिसाइसिव, बट उसका इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी शुड बी लिमिटेड। इकोनॉमी में उतना असर नहीं होना चाहिए कि देन यू आर गोइंग इनटू अ नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ, क्योंकि देन द चाइनीज विल बी वेरी हैप्पी। सो ये सारे चीज देखने के बाद, एंड इनवेरिएबली आपको नजर रखना है कि क्या क्या होने होने आपको करना है। टाइमिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। स्लो बर्न की आप बात करो, ये जो अभी हो रहा है पाकिस्तान में, दे आर ऑन अ लिटरली वॉर साइज,
वॉर फूटिंग में प्रिपरेशन लेके बैठा है कि कब आएगा कब आएगा। ये जो माइंड गेम है मिलिट्री डॉक्ट्रिन में, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। देखिए पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम द वोटर्स सरकार के ऊपर अभी बहुत है। सो व्हेन यू लुक एट द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, वो बार बार आके बोल रहा है कि आप जो चाह रहे हो वो होगा। तो द मोर देयर इज अ डिले, सबसे ज्यादा प्रेशर सरकार के ऊपर ही होगा। एंड सरकार को यह पता है, सरकार को यह पता है कि प्रेशर बढ़ेगा जब तक, क्योंकि अगर आप एक महीने बाद करोगे तो फिर यू कांट डू अ बालाकोट, यू हैव टू डू यू हैव टू डू से 15 बालाकोट काइंड ऑफ ऑपरेशन। तो उनको पता है। एंड दैट अगर आप उस इन स्पाइट ऑफ दैट अगर वो शांत है, इसका मतलब प्रिपरेशन आर ऑफ अ डिफरेंट डायमेंशन। दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, ये जाहिर है, ये इसमें कोई दो राय है नहीं कि अगर आप प्रेसिडेंट्स देखेंगे तो कभी चाइना ने कभी फ्रंट नहीं ओपन किया। जब 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 पाकिस्तान के साथ कोई इंडिया का काइनेटिक सिचुएशन हुआ, चाइना ने फ्रंट ओपन नहीं किया, चाहे वो 1971 हो, 1999 हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, लेकिन चाइना फ्रंट ओपन नहीं किया। इतना तक चाइना ने किया, उसके अलावा बाकी जो जो करना था चाइना ने किया, चाहे वो सपोर्ट देना हो, लॉजिस्टिक्स देना हो, यूएन में हो। तो चाइना ने पहले नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी नहीं करेगा। सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। वो सारे चीज फैक्टर इन करना पड़ रहा है, कर चुका है आई एम श्योर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई सिचुएशन है तो आपके इंडो चाइना बॉर्डर में जो डिप्लॉयमेंट है वो कम हो गया है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश को कोई हल्के में ले रहा है। सो यू आर टेकिंग, क्योंकि आई एम श्योर द पाकिस्तानीज हैव ऑलरेडी बाय नाउ बिल्ट सर्टेन बेस, नहीं तो कुछ और तो एक बना के रखा है बाकी बांग्लादेश में कि अगर होगा तो इधर से भी कुछ लोग जाएंगे। इट्स वेरी श्योर। तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग ऑन दैट फ्रंट। फिर आपके जो बाकी चीजें हैं प्रिपरेशन वाइज, यू आर टेकिंग इट। एंड उसके बाद भी अगर प्रिपरेशन हो चुका है, ये सारे जो मीटिंग के बारे में दिखाते हैं मीडिया में, मीडिया इसलिए दिखा रहा है बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स यू टू सी कि पीएम का मीटिंग चल रहा है। ऐसा नहीं कि मीटिंग पहले नहीं होता था। दैट मीन्स देयर इज अ बिल्ट अप हैपनिंग। लेट द पाकिस्तानीज कीप ऑन स्पेकुलेटिंग कि कब होगा कब होगा। अब उसका एक इम्पैक्ट होता है, यू रीच अ लेवल ऑफ फैटिग एंड देन यू डू द नीडफुल। बट वो नीडफुल तो होगा, चाहे वो आज हो, 2 हफ्ते बाद हो। और ये नीडफुल जो होगा, इट कैन नॉट बी अ वन ऑफ थिंग, देयर विल बी एन एस्केलेशन टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और उसके बाद आपको विंगमैन की ढूंढना है। विंगमैन आपने ढूंढ चुका है, फ्लैंकर्स जो है, चाहे वो बलोच के लोग हो, चाहे वो अफगानिस्तान के हो, फिर वो मल्टीप्रोम जो होता है ना, स्वॉर्म अटैक। आई एम श्योर, मैं कोई सरकार के हिस्सा नहीं हूँ, बट आई एम सेइंग, so you are preparing something very decisive जहां पे implosion and conflict एक साथ ही शुरू हो जाए। so that kind of preparation is of a different dimension। उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन स्लो बर्न। अगर आप सोचिए मिडिल ऑफ मई जब पानी की प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी, उस टाइम अगर आप कुछ करोगे, या एंड ऑफ मई, इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ दैट। सो देयर आर थिंग्स बीइंग टेकन केयर ऑफ। हाँ, इस बीच में एक ये भी होता है कि आपका डिले जो होता है, which is justifiable। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द ऑपरेशनल पार्ट। थोड़ा बहुत पाकिस्तान को मौका तो मिल रहा है ना टू रिप्लेनिश इट्स वॉर वेस्टेज रिजर्व। वो तो मौका इसको मिल ही रहा है। अब ये जो एक टर्किश जहाज आया है, वॉरशिप आया है, कोई एक मतलब फ्रेंडली कोई एंगेजमेंट के लिए, एक कॉर्वेट है छोटा सा। नहीं कुछ तो सामान लेके ही आया है। वो तो ऐसा ही नहीं आया होगा, अरे कुछ वो सामान लेके। कॉर्वेट है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, मिसाइल बोट होता है वो 2000 टन वाला, वो है, वो मैंने चेक कर लिया। हाँ, 2-2.5 टन का होता है, कुछ तो लाया होगा। तो आई एम सेइंग कि थोड़ा थोड़ा करके रिप्लेनिश। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा फिल अप कर नो सकता नो, है। इट कैन नॉट कैरी एनी रिजर्व। उसके लिए जो है, उसके लिए तो पूरा वो चाहिए आपको, एक कार्गो शिप। वो चीजें कार्गो शिप में आती है, इसमें नहीं आता कुछ भी। सर 200-2000 टन की कॉर्वेट में 100 टन के कुछ तो ला ही पाएगा ना। वो तो लाएगा ही, दैट्स नॉर्मल। उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता लड़ाई में। बट आई एम सेइंग कि छोटा बहुत तो करता ही रहेगा। सो आई थिंक गवर्नमेंट इज मैं अवेयर। बोल रहा हूँ आपको एज एन एक्स मरीनर। अच्छा सर, आई टेक माई वर्ड्स बैक। इसमें तो कॉर्वेट में कुछ नहीं आता। कॉर्वेट में 100 आदमी अगर लाने की कोशिश करो तो वो नहीं ला सकते आप। कुछ नहीं है, कॉर्वेट तो बहुत ही छोटा होता है। सर मुझे लगता है कि सर आप गवर्नमेंट इज अवेयर। सर प्रेशर है। बाकी टाइमिंग सर लेट्स सी व्हेन दे डू। लेकिन इस बार तो सर, चाहे सरकार चाहे या ना चाहे, करना पड़ेगा। You know, it's the biggest thing at stake is the
पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, ये तो रियलिटी है। सो दे नो, बट एट द सेम टाइम इट इज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल। आपके रिस्क और अपॉर्चुनिटी तो एक ही साथ आता है ना। सो वो उसका करेगा जो करना है। टाइमिंग तो सर आई थिंक दे विल डिसाइड, द आर्मी विल डिसाइड, और डिसाइड हो चुका है क्या, आई एम श्योर। ऐसा नहीं कि अभी भी प्रिपरेशन चल रहा है, इट इज ओनली अ मैटर ऑफ अ ग्रीन सिग्नल नाउ। ग्रीन सिग्नल इन द सेंस कि फाइनल कब क्या डेट, वो अगर मुहूर्त देखना है तो वो भी देख लेंगे, बट आई थिंक वो प्रिपरेशन हो चुकी है। इट्स वेटिंग गेम गोइंग ऑन, दिस इज पार्ट ऑफ द साइऑप्स, चलता रहेगा थोड़ा बहुत। समथिंग विल हैपन वेरी सून। लेकिन अभी जो इनका जो ये आपने जैसा कहा कि रिपोर्ट आ रहा है कि साहब की वो 155 मिलीमीटर का तो गोला ही नहीं है उनके पास, वो सारा बेच दिया उन्होंने। और हाँ, जो उनके यूक्रेन को पास दे दिया था ना, यूक्रेन हाँ, को वो दिया है सर। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो भी बड़ा लिमिटेड सा है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि भारत ने अभी तक आर्टिलरी वॉर क्यों नहीं शुरू किया? भाई आर्टिलरी दागो और उनके आर्टिलरी गोले जो थोड़े बहुत हैं वो भी खत्म करो। नहीं, वो तो उस तरफ से शेलिंग तो हो रहा है, दे आर डूइंग शेलिंग। सी देखिए सर, अगर आप देखेंगे द पाकिस्तानी अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट, वो करते क्या है, वो उसी रास्ते में जा रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है। वो एक एक कॉन्सेंट्रेटेड शेलिंग करता है, फिर दे ट्राई टू ब्रीच अ पर्टिकुलर फ्रंट, और वहां पे घुस के सो दैट द कॉन्फ्लिक्ट गेट्स लोकलाइज्ड। तो इस बार वो सब फैक्टर इन कर लिया गया है। वो राजस्थान में जब किया था, वो 1971 में कारगिल में, वो एक ही पैटर्न का है। तो इस बार जो शेलिंग हो रहा है ना, आई वॉज टॉकिंग टू सर्टन पीपल इन द आर्मी, हम्म शेलिंग होने के काफी पहले उनको पता था कि कहां से शेलिंग करेगी, हम्म उनको पता था। तो उनको भी शेलिंग जो बचा खुचा है उसी से शेलिंग करते रहे वो लोग, वो भी खत्म करे। तो देख, सो हम्म दे आर गेटिंग इनटू, उनके डॉक्ट्रिन्स बदले नहीं है। एक तो नॉन स्टेट एक्टर है, बाकी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन पाकिस्तान की है उसमें कोई इवोल्यूशन हुआ नहीं। सो दे आर एग्जैक्टली डूइंग व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, कि कहां कहां शेलिंग करेगा, कहां वो फ्रंट खोल सकता है। बट सस्टेन करना अलग चीज होता है, टू सस्टेन अ कॉन्फ्लिक्ट। वैसे आप आपने अगर डॉक्ट्रिन की बात की तो डॉक्ट्रिन तो उनका जो डॉक्ट्रिन वॉर डॉक्ट्रिन है वो तो बेसिकली डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है। डिफेंसिव डॉक्ट्रिन का एक पार्ट होता है, जैसे आप तो बोल सकते हो पार्ट ऑफ द ऑफेंसिव डिफेंस। वो एक फ्रंट खोलने की कोशिश हमेशा किया है, चाहे वो 1965 हो, बिकॉज यू नो कि उसको पता है कि यू कैनॉट दे कैनॉट फाइट वॉर इन 5-6 फ्रंट्स। तो एक फ्रंट में वो एक थोड़ा सा, मतलब जिसको आजकल कहा जाता है कि ब्लिट्जक्रीग, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम था, उसके बाद एक शॉक एंड ऑफ करके एक जगह से, जहां पे वल्नरेबिलिटी, आप 1971 में देखोगे, वो एक वल्नरेबल जगह से वो घुस के फिर दे ट्राई टू लोकलाइज इट। सो दैट्स पार्ट, दिस इज अ डिफेंसिव अप्रोच, ताकि वॉर लोकलाइज्ड हो जाए। दिस इज एन ऑफेंसिव, दिखता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑफेंस, बट उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं, कि उनको पता है कि वो बोलने के लिए तो बोलेगा वो दिल्ली तक पहुंच रहा हूँ, उसको उसका लिमिट 50 किलोमीटर ही होता है। बट दैट्स पार्ट ऑफ द डिफेंसिव अप्रोच, एक लिमिटेड एरिया में ऑफेंस करना। बट अल्टीमेटली दिस टाइम दे हैव टू मेनी प्रॉब्लम्स टू डील विथ, क्योंकि उसको भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है कि अगर वो थिन आउट करता है फ्रॉम अफगान बॉर्डर या फ्रॉम बालूचिस्तान या फिर केपी के, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा उनको भी पता है। अगर आप देखेंगे अफगान तालिबान या पाकिस्तान तालिबान या बलोच में जो एलिमेंट्स है, उनके लिए हमेशा उन लोगों ने जो जो कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान, दे हैव केप्ट बिलो अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड। इसलिए रखा था क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान आर्मी के पास आर्टिलरी है, उनके पास मिसाइल्स है, उनके पास एयरफोर्स है। अगर ये आर्टिलरी, एयरफोर्स, मिसाइल्स किसी और जगह पे एंगेज हो जाता है, या उसके ऊपर कोई अटैक करता है एज एंड व्हेन, तो वो थ्रेशोल्ड जो तालिबान उसके नीचे काम करता था वो नहीं करेगा। फिर तो दे विल पाउंड। तो दे आर वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। और ऐसा नहीं कि सारे कुछ इंडिया प्लान करके बैठा था, आई एम श्योर अफगान्स वर वेटिंग फॉर समबडी टू डू इट, कि कभी ना कभी कोई तो तुम्हें देगा ना, तब मैं दिखाऊंगा। अफगान भी बेच रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और पश्तून भी वेट कर रहे हैं, और वैसे आप देखिए, अफगानिस्तान आपके से बलोच भी कंडेमनेशन वेट आ कर गया रहे ना। हैं, और सिंधी भी वेट कर रहे हैं। हाँ, सिद्दीक तो आपने देखा पहलगाम के बारे में अफगानिस्तान से कंडेमनेशन आया। वो तो सर इंडियन से भी ज्यादा 2 कदम आगे है कि तुम लोगों ने अभी ठोका क्यों नहीं। वो तो वेट हमसे ज्यादा कर रहा है। हम्म। इंडिया क्या करेगा,
नहीं, आई एम टेलिंग यू, इंडिया क्या करेगा उसके बारे में एंटिसिपेशन इंडिया से ज्यादा अफगानिस्तान में और बलूचिस्तान में। So this यस, time करेक्ट। it is not this time it's not that easy for Pakistan। और वो यूएन जाके कुछ नहीं होगा इस बार। जो जयशंकर जी ने बोला है, दे कैन डू एनीथिंग, देखो यूएन कुछ भी कर ले। ये यूएन के, एक तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स या वो सेक्रेटरी जनरल, उसकी औकात हमारे बगल के चाय वाले से कम है, क्योंकि चाय वाला फिर भी वोटर है इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, उसको हक है कुछ बोलने का। सेक्रेटरी जनरल यूएन का क्या है? कुछ नहीं है, वो तो सैलरीड गाई है, वो लॉबी करके आता है। सो यूएन दिस टाइम जितना भी कुछ कर ले कुछ नहीं कर पाएगा। यस, देयर विल बी सर्टेन सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर कि हाँ थोड़ा बहुत करके रोक दो, वो प्रेशर होगा। एंड आई थिंक देयर इज दिस रियलाइजेशन टुडे इन इंडिया अमंग द वोटर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट कि भाई ये प्रेशर तो आप बाहर से आएगा, तब तुम क्या करोगे? नाउ द गवर्नमेंट विल हैव टू डील विद दैट प्रेशर, क्योंकि इस बार एक्सपेक्टेशन कुछ और है। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ऐसे कि हाँ सेंसेक्स भी उठना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, लेकिन उधर जो ठोकना है वो भी आपको करना है। मोदी है तो मुमकिन है तो आपको करके दिखाना है। सो दिस इज द टिपिकल जो माइंडसेट है, तो फिर वो करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई दे आर टेकिंग केयर ऑफ द फ्लैंक्स, जितना मुझे पता है कि इकोनॉमिक इंपैक्ट लिमिटेड हो और उसका जो आउटकम सो फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न वो मैक्सिमम हो फ्रॉम द इम्प्लोशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या यह पॉसिबल है कि भारत जो है वो जो पुराना हुआ करता था ना, पुराने जब पुरानी तरह की लड़ाई होती थी, जिसमें नाकाबंदी कर दी जाती थी। कोई किला होता था, किले को चारों तरफ से घेर के उसकी नाकाबंदी कर दी जाती थी, सीज जिसको बोलते हैं ना। तो ये भारत जो है वो धीरे-धीरे सीज एक्सरसाइज कर रहा है, और ये जिसको कह रहे हैं स्ट्रैंगुलेशन स्ट्रेटजी है। इट इज अ फिर पाइथन लाइक स्ट्रेटजी। आपने जो स्लो बर्न बोला, इसके साथ आप जोड़ सकते हैं एक स्लो स्क्वीज भी हो रहा है ना। तो आपने पानी तो रोक दिया, आपके लिए आपके लिए ब्लॉकेट करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, डिप्लॉयमेंट है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, कारगिल के टाइम भी वही थ्रेट था। अब से थर्ड इज, अब आईएमएफ का जो मीटिंग होने वाला है, आई एम श्योर देयर विल बी प्रेशर फ्रॉम इंडिया कि पैसा मत दो अभी। एंड फॉर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, अभी उसको जो $7 बिलियन पाकिस्तान ने मांगा या $1 बिलियन कुछ मांगा होगा, इमीडिएट $1 बिलियन, जब एक देश लड़ने जा रहा है, लड़ाई की कगार पे है, does the IMF or the World Bank have the mandate to fund that war with loan? नहीं। तो वो प्रेशर वहां पे डिप्लोमेटिक दूसरा होगा। तो ये जो है, तो ये हमारे जो बोर्ड पे थे सुब्रमण्यम, केवी सुब्रमण्यम, इनको रिकॉल करने के पीछे क्या भेद है? क्योंकि सर जो उस टाइम उस दिन डिसीजन होने वाला है, इफ देयर इज पर्टिकुलर सीट वैकेंट, आप फिर वो पास नहीं करा पाओगे और उसको डिले कर पाओगे। यू नो, कैन नो, नॉट नो, फॉर नो, वो तो नहीं होगा, क्योंकि दे हैव गिवन, उसका जो है वो दे हैव नॉमिनेटेड परमेश्वरन अय्यर, जो वर्ल्ड बैंक में इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव है, वर्ल्ड बैंक बोर्ड पे मेंबर है, कि परमेश्वरन अय्यर विल अटेंड दैट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। अच्छा तो सर वो अटेंड करेगा तो फिर वो मैंडेट लेके जा रहा है सर, कुछ और मैंडेट लेके जा रहा है। फिर वो कुछ मैं और मैंडेट लेके वहां पे तो डिबेट होगा ना। अगर ये कारण नहीं है तो कोई और कारण, डेफिनेटली वो रूटीन एक्सरसाइज तो है नहीं। या तो आप उसको डिले करोगे या फिर काउंटर करोगे। या तो जो सुब्रमण्यम को हटाया गया फॉर इंश्योरिंग की एक सीट वैकेंट है, आप डिले कर दो डिसीजन मेकिंग को, या फिर आप किसी को भेजो जो काउंटर करेगा पूरा। वो बोलेगा गवर्नमेंट ने बोल दिया कि मैंडेट है, ये बोलो जाके। सो आई थिंक बहुत जगह हमारे ऐसे बहुत लोग हैं ना कि महानुभवी जो पहले से वो सरकार के कहने पे तो काम करता नहीं था ना। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे। बहुत लोग इंडिपेंडेंटली काम करता है सरकार के पैसे में, हालांकि पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है, पर तू दिखाने के लिए कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं बहुत लिबरल हूँ। तो हर जगह पे यही प्रॉब्लम है इंडिया में। So they had to, I'm sure there is a reason why the route replacement, that's for sure कि ये रूटीन नहीं है। या तो डिले करो या तो काउंटर करो, और फिर वो उस दिन बहस तो होगा सर। एक बड़ा रिमार्केबल इंसिडेंट अभी आज हुआ है। वो इस्लामाबाद का जो लाल मस्जिद है, उसके इमाम ने
लोगों को कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान में युद्ध होता है तो आप पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट मत करना, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उम्मा या उम्मत को रिप्रेजेंट नहीं करती है। पाकिस्तान की आर्मी एक कौम को रिप्रेजेंट करती है जो कि उम्मत नहीं है। और इन्होंने 100%। बलोचों को मारा, इन्होंने पश्तूनों को मारा, इन्होंने आलिम उलमा को मारा, इसलिए इनको सपोर्ट मत करो। नहीं, आप सोचिए आज ना, की बात। हाँ, आप सोचिए ना, तालिबान का नाराजगी, तालिबान जो नाराज है अफगानिस्तान के, किस वजह से है? तालिबान की नाराजगी का कारण क्या है? और एग्जैक्टली वही चीज आप जो बोल रहे हो, मस्जिद से ऐलान किया गया, वही चीज है। तालिबान को तैयार किया पाकिस्तान ने, ट्रेनिंग दिया, सब कुछ दिया पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद 9/11 के पहले ओसामा बिन लादेन को जो पनाह दो, ये डायरेक्टिव कहां से आया था? एक डायरेक्टिव आया था कि ओसामा बिन लादेन को पनाह दो। फिर अलकायदा वहां पे अपना बेस बनाया, फिर जो करना था 9/11 में वो इन लोगों ने किया। फिर द मोमेंट बुश सेड कि आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस, फिर उस टाइम पाकिस्तान ने अपना परला झाड़ दिया कि भाई मेरा कुछ लेना देना है नहीं तुमसे। तो फिर उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा में ये जितने सारे ड्रोन अटैक्स, फाइटर प्लेन अटैक्स पाकिस्तान में अमेरिका करता था, उसका कोऑर्डिनेट्स कौन देता था? उसका कोऑर्डिनेट्स तो पाकिस्तान। पाकिस्तान देता था। फिर उसके तो पहले आप मुझे तैयार करोगे, आप मेरा इस्तेमाल करोगे, फिर आप मुझे ही मारोगे, फिर उसके बाद आप ही डिस्टिंक्शन करोगे गुड तालिबान वर्सेस बैड तालिबान, फिर आप वो चूरन खिलाओगे अमेरिका को। फिर उसके बाद आप सोचते हो कि मैं, मेरे को वहां पे बिठाया जाएगा अफगानिस्तान, और मैं लड़ता नहीं हूं, मरता नहीं हूं। फिर आप दोनों तरफ से पैसा खा रहे हो। आप वॉर ऑन टेरर के नाम पे पाकिस्तान अमेरिका से पैसा लिया, $33 बिलियन। फिर वो जो कॉन्वॉय जाता था उसका इंफॉर्मेशन देता था तालिबान को कि तुम ठोको इसको। फिर 2018 में तालिबान, अमेरिका ने बोल दिया, इसने, डोनाल्ड ट्रंप ने $33 बिलियन दिया था, ऑल वी गॉट इन रिटर्न वाज लाइज एंड डिसीट फ्रॉम पाकिस्तान। तो फिर जब तालिबान वहां पे बैठा अफगानिस्तान में, तब बहुत सेलिब्रेशन हुई। आईएसआई का चीफ था फैयज हमीद, शायद वो गया वहां पे। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑटोनॉमी फॉर अफगानिस्तान नहीं, फ्रॉम नाउ ऑन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद विल कंट्रोल अफगानिस्तान थ्रू तालिबान। तो ये बोले कि भाई नहीं, नहीं करेंगे। जब द मोमेंट दे सेड नो, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि आईएसआईएस का जो अटैक्स अफगानिस्तान में होता है वो आईएसआई करवाता है। सो देयर इज दिस सलाफी देवबंदी इशू कमिंग इन। फिर आपने, यू ट्राई टू यूज इन्फ्लुएंशियल क्लरिक्स, देवबंदी क्लरिक्स, टू चेंज केपीके का माइंडसेट, तालिबान पाकिस्तान तालिबान का। वो काम नहीं किया तो आपने असैसिनेशन शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आपने ट्रांजिट देना बंद कर दिया फॉर बिजनेस फॉर अफगानिस्तान। इंडिया का जितना सामान अफगानिस्तान जाता है वाया पाकिस्तान तो जाता नहीं है, सारे कुछ चबार से जाता है। क्यों? आपने ट्रांजिट नहीं दिया। फिर आपने असैसिनेशन शुरू करवा दिया। फिर आपने, आपका जो वर्ल्ड, आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अफगानिस्तान का रुका हुआ है, सीज कर दिया, फ्रोज फ्रीज कर दिया अमेरिका ने। उसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है कि भाई तुम वो तो फ्रीज करो, उसमें से $1 बिलियन मेरे को दे दो। यू हैव यूज्ड देम। वो ये जो अफगानिस्तान में बिफोर द अमेरिकन केम इन, 9% ऑफ द लैंड वाज बीइंग कल्टिवेटेड फॉर पॉपी। बाय द टाइम द अमेरिकन लेफ्ट, इट वेंट अप टू 93% ऑफ द लैंड। मतलब 99 से 93% कल्टीवेशन हो गया पॉपी का। इसका फायदा सर सबसे ज्यादा किसको होता था? वो तो आईएसआई को। बनाने वाले हैं। आज वो बंद कर दिया तालिबान ने, कल्टीवेशन बंद करवा दिया ना। कल्टीवेशन काफी कम हो गया, बंद नहीं कर पाया, काफी कम हो गया। नाराजगी आईएसआई की इसकी वजह से भी है। आपने बलूच को मारा, बलूचियों को मारा, वो भी मुसलमान है। आपने केपीके में किसी को नहीं छोड़ा। सो आई थिंक टुडे आपने ईरान के ऊपर भी हमला करवा दिया। अब ईरान जो है वो उधर से आके जैशे अदलवाल के लोगों को मार रहा है। सर वो तो सर द सेम टेम्पलेट ऑफ जियाउल हक किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस इन जॉर्डन। ये पहले फिलिस्तीन करते रहते पाकिस्तानी। इनको पता है कितने फिलिस्तीनियों को मारा जॉर्डन में। पाकिस्तान के जो एक ब्रिगेड गया था उस टाइम, जियाउल हक वाज अ ब्रिगेडियर, लेटर ही बिकेम द हेड प्रेसिडेंट बना। सेम चीज है। तो सर उसके अगर आप देखेंगे, फॉर अफगान तालिबान, फॉर पाकिस्तान तालिबान, फॉर द ये जो बलूच के लोग हैं या सिंध के भी,
इनकी नाराजगी किस चीज से है? क्यों मस्जिद से ये अलायन किया जा रहा है? देयर एंगर इज टुवर्ड्स पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। मक्खन हम खाएंगे, मक्खन मेरा है, बाकी चारा तुम होगे, चारा तुम हो। उससे जो दूध निकलेगा उसका मलाई हम खाएंगे, मक्खन हम खाएंगे, लेकिन चारा तुम हो। तो ये नाराजगी इज बिकॉज ऑफ दिस। एंड सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये जब जितना जितना होगा, और उसके बाद सर ये इमरान खान को क्या कर दिया इन लोगों ने, उसका अलग नाराजगी है। अच्छा, इसमें आप कैलकुलेशन सोचिए, इनका ये था, पाकिस्तान आर्मी का कैलकुलेशन ये था कि भाई हम वॉर मॉन्गरिंग करेंगे तो पूरी कंट्री जो है वो आर्मी के पीछे यूनाइट हो जाएगी। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद भी ऐसा होता दिख नहीं रहा है, और ना तो पख्तून, ना बलोच और ना सिंधी, इनमें से कोई भी ग्रुप जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। ऊपर से जो आलिम उलमा, मैंने आपको आज के लाल मस्जिद के इमाम की जो तकरीर थी वो बताई, तो ऐसा क्यों हुआ? अच्छा सर, नॉर्मली तो ये होता था, हाँ इनकी टेम्पलेट होती थी, जब जर्नल, जब उनको एक्सटेंशन चाहिए होता था तो इस तरह के वो किया करते थे, जिससे कि फिर एक माहौल बन जाता था और उनको पब्लिक सपोर्ट भी मिल जाता था। सर, ये लाल मस्जिद वही वाला है ना जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया था? यस बहुत यस यस, मुशर्रफ ने हाँ, जो वही वो वाला। करवाया था। हाँ, हाँ। तो सर एक चीज आप मुझे बताइए, जितने सारे पाकिस्तान के डैम वैम है वहां पे, शायद 19 to 20% जितने एनर्जी जनरेशन होता है वो हाइड्रो एनर्जी 19 या 20% है। तो सर पीओके में जितने सारे डैम्स है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कितना परसेंटेज पीओके को मिलता है? जो पानी है वो पानी जो दे इंडस गेट वाटर नथिंग, का है, दे गेट नथिंग, नथिंग नथिंग, वो तो तो पानी जो है सारा वो हाइड्रो सिंध को जनरेशन जो कितना है वो मिलता है? या तो तरबेला से होता है या वो आपका नीलम झेलम से होता है। और जो सिंध वाले कितना पानी मिलता है उनको? सिंध में तो यही प्रॉब्लम चल रहा है ना, पंजाब पानी को डाइवर्ट कर रहा है टुवर्ड्स टुवर्ड्स पंजाब। वो तो दूसरी लड़ाई है सिंध और पंजाब में कि पानी कौन ले। बालूच को तो छोड़ ही दीजिए सर, बालूचिस्तान को क्या दिया हमारे साथ? ये दे विल ट्राई टू इक्वेट कि देखो कश्मीर वाला इशू और बालूचिस्तान वाला इशू एक है, एकदम एक नहीं है। कश्मीर में इतना पैसा दिया गया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, इतना टूरिज्म लाने की कोशिश की गई, मतलब पैसा दे दे के सोचा गया कि पैसा आएगा तो मनी विल चेंज मेंटालिटी, हालांकि वो होता नहीं है, वो फिर से दिख गया। बट पैसा हमने दिया है, लेकिन बालूचिस्तान को आप लोगों ने क्या दिया? अभी तो बंजर है, कुछ नहीं है बालूचिस्तान में। सो एवरीथिंग वाज डाइवर्टेड टुवर्ड्स। हालांकि बालूचिस्तान की रिसोर्सेस बहुत है। ये चूरन तो सर चाइना को भी इन लोगों ने खिलाए थे कि इतने रिसोर्सेस है, तुम ग्वादर में पोर्ट बना दो। उनको थोड़ी पता था कि बालूच के लोग इतने नाराज है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट से। तो ये चूरन वहां पे खिलाया गया। तो बेसिकली इट इज पंजाब प्रोविंस विच हैज बेनिफिटेड एवरीथिंग। तो इस बार मुझे लगता है कि जो भी लड़ाई वड़ाई जो भी होगा, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पंजाब प्रोविंस। आपको थोड़ी लगता है कि इंडिया कोई बम केपीके में फेंकेगा? नहीं फेंकेगा। नहीं, सो यू हैव टू बल्कि वो टेक द तो जो कॉन्सेप्ट। है वो केपी के वालों को पूछ के कि भाई तुमको हाँ, किधर एडवांस होना है, वहां पे बम फेंक देगा जिससे उनका रास्ता साफ हो जाए। नहीं ये इसे इट्स कॉमन सेंस ना। वो इंडिया थोड़ी बालूचिस्तान में कहीं पे कुछ फेंकेगा, कुछ नहीं करेगा। इट्स कॉमन सेंस। उनकी नाराजगी, द एंटायर एंगर ऑफ पाकिस्तान में जो लोग है, या अफगानिस्तान में है, या ईरान का है, इट्स टुवर्ड्स द पंजाब प्रोविंस। और इंडिया का भी अभी जो सोच मुझे लगता है, बीइंग पार्ट ऑफ सम थिंक टैंक्स, की इट्स वेरी सिंपल कि यू हैव टू टेक द कॉन्फ्लिक्ट इनटू द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट पीओके। Heart of the problem is not POK. POK is at the hands and feet. वो तो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वहां पे भेजा जाता है ट्रेनिंग में। हार्ट एंड माइंड इज समवेयर एल्स, सो यू गो देयर। सो जो भी है, गैल्वनाइज, हाँ यू आर राइट, दे थॉट कि ये गैल्वनाइज कर देगा पूरा पाकिस्तान को, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान आर्मी की क्रेडिबिलिटी चाहिए। जब आप बियॉन्ड द पॉइंट स्टार्ट किलिंग योर ओन पीपल, जब पुलिस का काम आर्मी करने लगे और पुलिस की तरह या फिर क्रिमिनली ट्रीट करने लगे अपने लोगों को, तो सर एक टाइम तो इम्प्लोशन होगा ही। बाकी सब आप छोड़ दीजिए कि इमरान खान सही है गलत है जो भी है, एक हेड ऑफ स्टेट था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आप इस तरह से उसे बर्ताव करोगे इन द जेल? अगर ये इमरान खान के साथ हो सकता है एज पर रिपोर्ट्स, अगर ये इमरान खान के साथ हो सकता है, तो सर नॉर्मल बालूचियों के साथ क्या हुआ होगा? नॉर्मल सिंधियों के साथ क्या हुआ?
उनको पता था कि ये रिपोर्ट बाहर आएगा, उनको पता नहीं था, या फिर वो जानबूझ के कि हाँ रिपोर्ट, हाँ टाइमिंग इधर उधर हो गया, थोड़ा इधर जो टेंशन चल रहा था इस टाइम आ गया। बट ये तो बेसिकली टू सेंड अ टेम्पलेट डेमोन्स्ट्रेशन कि भाई इमरान खान के साथ अगर ये ऐसा हो सकता है तो तुम क्या चीज हो, तो जो बोला जाएगा रावलपिंडी से वही सुना करो। तो सर नाराजगी क्यों टेम्पलेट नहीं में होगी? टेम्पलेट में कोई चेंज नहीं है, तो इस टेम्पलेट के बीच में हाउ बिग अ शॉक टू द पब्लिक is the suspension of Indus Waters Treaty. ह्यूज, क्योंकि चूरन खिलाया गया था कि ये तो कभी बंद नहीं होगा। ये चूरन खिलाया गया था कि सरकार, क्या बोलूंगा सर, ये बोलना नहीं चाहिए कि चूरन यही खिलाया गया था कि सरकार मोदी जी का है तो क्या हुआ, सिस्टम हमारी है, हमारे लोग हैं जो इसको बंद नहीं करने देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे भी कुछ लोग छाती पीट रहे थे कि इसको कैसे बंद कर दिया, वो अमन की आशा वाले कुछ लोग इधर भी है। बट आई थिंक दैट वाज अ डैम गुड मूव, दैट वाज अ डैम गुड मूव। वहां पे कुछ लोग जो बोल रहे हैं ना, अरे यू आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू चाइना, चाइना भी करेगा, तो दो चीज है सर, एक तो चाइना के साथ कौन सा हमारा वाटर ट्रीटी है, और एग्जैक्टली दूसरी है चीज ही है, नहीं कुछ। और दूसरी चीज है चाइना कौन सा डैम करने से पहले आपसे पूछा, जो करना था वो उन्होंने कर दिया, जो करना था वो तो कर दिया, कुछ बचा खुचा थोड़ी है। वो चाइना वाला चूरन चल नहीं रहा है क्योंकि चाइना इज नॉट, वी हैव नो ट्रीटी, दे डोंट आस्क, सो व्हाटएवर इंडिया हैज टू डू एंड इज डूइंग। ब्रह्मपुत्र वाला जो डर हमेशा दिखाया गया था, इस वजह से इंडस वाटर ट्रीटी बंद मत करो, उनको पहली चीज बोलना चाहिए कि कोई ट्रीटी तो नहीं है चाइना के साथ, ना ट्रीटी एंड है सेकंड, और ना चाइना जो कुछ चाहता है। तो भाई तिब्बत की ज्योग्राफी भी तो चाइना के हक में नहीं है ना, वो पानी रोक के ले कहाँ जाएगा। सर वो पानी, एक चीज लोग समझते नहीं है, that water generally would always flow from north to south. You can divert to certain extent, you can stop to certain extent. तो डाउनस्ट्रीम जो चाइना का है, हमारे तो डाउनस्ट्रीम में जम्मू आता है, फिर वो पंजाब आता है, चाइना के डाउनस्ट्रीम नहीं आता। चाइना को डाइवर्ट करना है, दे हैव टू डू इट टुवर्ड्स नॉर्थ या फिर नॉर्थ ईस्ट, सो दैट इज फार मोर टेक्निकली चैलेंजिंग देन व्हाट इंडिया इज डूइंग। इंडिया ने तो वो फ्लो ऑफ द रिवर, रन ऑफ द रिवर का डैम बना चुका है, बीच बीच में बंद करके रखेगा, फिर अचानक तुरंत छोड़ेगा, तो जब छोड़ेगा तब भी मुसीबत, जब नहीं छोड़ेगा तब भी मुसीबत, ये यही तो स्लो बर्न है सर, लड़ो, और लड़ते रहो। दूसरा ये भी आया कि भाई ब्रह्मपुत्र की बात कर लें तो ब्रह्मपुत्र का हाँ, वो अकॉर्डिंग टू लोहित वैली डिफरेंट वाला, एस्टिमेट्स 85 to 90% वाटर जो है वो उस डैम के बाद जनरेट होता है। हाँ ट्रू, और वो उसका जो पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, वो इज बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट, उस ग्रेडियंट की वजह से है मैक्सिमम। जो कहता है कि 60,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्रेडियंट दैट वाटर हैज। वो सडनली पानी जो है वो आपके 3500 से 3500 मीटर से और वो आ जाता है 1500 मीटर। जी सर। सो वी हैव टू नाउ वेट एंड वॉच, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हम लोगों ने मोदी जी को देखा है, वो जो भी पोर्ट वोट इनॉग्रेशन ये सब कुछ करता रहेगा, दैट डजंट मीन, इट आल्सो इंडिकेट्स कि बाकी प्लानिंग पैरेलल जो होना है होना है। आई थिंक दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड द टाइम, ये तो आई थिंक वो पैरेलली जो इकोनॉमिक वर्क है वो चलता रहेगा, एंड आई एम श्योर, जैसा मैंने पहले कहा कि अगर इसमें फुल फ्लेजेड इमोशनल होके मतलब इम्पल्स में इंडिया ज्वाइन कर लेता इन अ मेजर काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट, तो उसका कॉन्सिक्वेंस उतना अच्छा होता नहीं। सो वांट टू गो एंड प्लान इट आउट, तो आई थिंक दैट बेट इंडिया डिड नॉट टेक। बट इसका मतलब यह नहीं कि काइनेटिक एक्शन नहीं होगा, वो होगा एज पर टर्म्स एंड कंडीशन सेट बाय इंडिया, क्योंकि आप, तो रियलिटी है कि चाइना मे नॉट ओपन अ फ्रंट, बट बाकी कुछ सब तो करेगा। अब चाइना का विक्टर गाओ जो है वन ऑफ द एनालिस्ट, ये सब तो फ्रंट से ही बात करवाता है चाइनीज सीसीपी,
वो तो बोल दिया कि यू नो दे विल साइड विद पाकिस्तान। वो बोलने की चीज है, ठीक है, उसमें यू हैव टू सेपरेटली नेगोशिएट विद द चाइनीज कि भाई ट्रेड तो तुम्हें इंडिया के साथ ही करना है ना, ट्रेड डील किसके साथ चाहिए, ये तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करो कि कितने डोंकीज लेना है और कितना क्या क्या लेना है। सो वंस यू want to have a trade deal with India, then you have to keep certain things in checks and balance। 100% नहीं कर पाओगे, बट यू विल डील विद दैट। तो ये सारे सर नेगोशिएशन चल रहा है। सबसे बड़ी ख्वाब तो पाकिस्तान की चैनल्स में ये है कि इजरायली प्लेन्स आ रहा है। अब हमें पता नहीं है, हम लोगों को पता नहीं, पर पाकिस्तानियों को पता है कि इतने सारे इजरायली आ रहा है। उस डर से तो आधे तो इनकी स्लो बर्निंग चल रहा है सर। अच्छा, एक जो हमारा जो जो 0.5 फ्रंट है, आप देख लें, वेस्ट बंगाल है या फिर बांग्लादेश में कुछ मचा रहे हैं, ये क्या सीन है? देखिए, ये जो मेजर जनरल बांग्लादेश का है, जो इसने कहा रिटायर्ड है कि नॉर्थ ईस्ट को ले लेंगे, ये इनकी जहन में पिछले 40-50 साल से यही ड्रिल किया गया कि नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, ये सारे बांग्लादेश का ही है। तो वो ख्वाब जो है, ये उस ख्वाब से उभर नहीं पा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट्स है, ये बांग्लादेश गवर्नमेंट जितना ही डिनाई कर ले, उनके ही लोगों ने दिया है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश आर्मी विल डू एनीथिंग रॉन्ग। उनको पता है रियलिटी कि उसके लिए सर असम राइफल्स और बीएसएफ ही काफी है। यू डोंट नीड द आर्मी टू गेट इनटू दैट। एंड अभी जो सिचुएशन बांग्लादेश आर्मी का है, अभी एक कू होते होते बचा। सो द आर्मी चीफ विल नॉट गेट इनटू दैट मेस। Can we say the same thing about government of Bangladesh, which is openly anti-India and pro-Pakistan? This is a reality. तो उसके सर वही है कि जो गैल्वेनाइजेशन वाला इशू या थ्योरी पाकिस्तान आर्मी का था, ऐसा ही कुछ थ्योरी अगर यूनुस सरकार का हो तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि उनके भी इट्स वेरी अनपॉपुलर विद इन बांग्लादेश जो चीज वहां पे हो रहा है। सो अगर कोई काइनेटिक एक्शन हो जाए, it will benefit them, they think so. So I don't think the government of Bangladesh army कुछ नहीं करेगा। I am very sure they will not do anything। लेकिन जो radical Islamist elements को छोड़ा गया जेल से, जिनकी एक ट्रैक रिकॉर्ड है that they have been involved or they have used the Bangladeshi land for plotting terror attacks in India, तो उनको सर छोड़ा गया, एक पर्पस के लिए छोड़ा गया है ना। So if they try to do something, I will not be surprised। और इस बीच अगर ऑलरेडी पाकिस्तान ने अपने लोगों को वहां पे बिठा के रखा है कि ये इधर से कुछ होगा तो उधर से कुछ करो, आई एम श्योर द एजेंसीज एंड द एस्टेब्लिशमेंट इज अवेयर ऑफ इट। तो वो वाला जो छूट अगस्त से दिया गया है बांग्लादेश को, जो मांगा दिया गया, चावल मांगा दिया गया, सब कुछ दिया गया, अभी तो ट्रांसशिपमेंट सिर्फ बंद हुई है। सो इनवेरिएबली समवेयर समथिंग हैज टू बी डन if they do something। और मुझे लगता है कि इनके सबकी जो they look up to the idea of Pakistan as their inspiration। मतलब इस लेवल की इंस्पिरेशन है कि पाकिस्तान आर्मी ने इतना कुछ किया बांग्लादेश में, 30 लाख लोगों को मारा, लाखों के तादाद में औरतों के जलील किया गया, they were violated। in spite of that उनकी जो फैसिनेशन टुवर्ड्स आइडिया ऑफ पाकिस्तान है, तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान अगर टूटने लगे तो यहाँ पे भी जितने ख्वाब देखने वाले लोग हैं उनके भी ख्वाब चले जाएंगे। सो आई थिंक अगर इस बार इंडिया कुछ करेगा तो दे विल ट्राई टू एड्रेस ऑल द फ्रंट्स, एटलीस्ट ईस्टर्न फ्रंट्स। चाइना इज अ डिफरेंट इशू, चाइना के साथ आप डिफरेंट लेवल पे नेगोशिएट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि चाइना के साथ इंडिया डील नहीं कर सकता मिलिटरीली। द फैक्ट दैट इंडिया कैन मिलिटरीली डील विद चाइना, वो चाइना को समझ में आ गया। इसी वजह से गलवान के बाद दे agreed to agreements and disengagement। but जो 0.5 front या ईस्टर्न challenges है, ईस्टर्न एरिया इंडिया के, that challenge is there, but the challenge is mostly from the state sponsored non-state actors rather than the Bangladesh army। कितना बांग्लादेश आर्मी within Bangladesh will be able to stop these people from doing any cross border harm, that we have to wait and watch। वो शायद टेरर अटैक ना करे, but if they do another Murshidabad, that cannot be discounted, that possibility। क्योंकि मुर्शिदाबाद में भी जो instigators, planners
as per reports they were from across the border. So they will try to keep the eastern flank very active और मतलब उसको sterile नहीं होने देंगे. So that is a thing. और ये जो statement नॉर्थ ईस्ट के बारे में दिया, इससे what I've understood from my friends and contacts in North East, they are very angry and they are saying कि एक बार हो जाए, फिर वो एक मौका हमें भी दे दो, because North East as it is, they are very aggressive and they have a very big problem with Bangladesh. So ये बोल तो दिया, फिर he withdrew his statement. उसको बोला गया कि भाई एक तो मैंने वो गार्डियन ऑफ द सी बोल के आधा प्रॉब्लम जुगाड़ कर लिया अपने रियर में, और बाकी तुम मत करो. फिर उसने स्टेटमेंट तो विथड्रॉ कर लिया, लेकिन जो बोला तो वो तो बोला ना. So that shows the mansa, that shows the intent. So I think we are moving towards a decisive thing. That is why it will take time. शुरू होने में भी टाइम लगेगा सर, और खत्म होने में भी टाइम लगेगा. तो और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का क्या एटीट्यूड रहेगा? नहीं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट आज गवर्नर साहब ने प्रेसिडेंट रूल का हिंट किया. अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखिए, अगर वॉर टाइम सिनेरियो हो जाता है, एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ. जादवपुर यूनिवर्सिटी में जितने सारे वो ग्राफिटी लगा के रखे थे कि आजाद कश्मीर, आजाद मणिपुर, इंटरेस्टिंगली सबके ऊपर व्हाइट वॉश हो गया, और एडमिनिस्ट्रेशन को तृणमूल छात्र परिषद ने बोला कि ये सारे बंद करवाओ. सो वॉर लाइक सिचुएशन हो जाता है तो इंटरनल पॉलिटिक्स अपनी जगह पे होगा. इवन द हार्डकोर टीएमसी सपोर्टर, इतना तो मैं सर कह सकता हूं, भले मुंह पे जो बोले, व्हेन इट कम्स टू अ वॉर लाइक सिचुएशन, वो they will be on the right side, they will not be on the wrong side. I cannot say it with for at least जो हमारे तरह के हैं, but the other side I don't know. At least some of them will have sympathy, will have problems, but the government of West Bengal will, जैसे situation जब बांग्लादेश में हुआ था उस टाइम जो statement was given by the Bengal chief minister कि we will abide by what government of India does. लेकिन अगर कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होते हैं, so invariably in a war like situation you don't want an internal front to be opened up. वो कुछ लोगों की कोशिश होगी पूरे इंडिया में. तो उस टाइम अगर प्रेसिडेंट रूल हो, मैं तो सर बोलता हूं कि प्रेसिडेंट रूल क्यों, ऐसी नौबत आए तो सर इमरजेंसी डिक्लेयर कर लीजिए. क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तानियों को बोलोगे टू गेट डिपोर्टेड, टू गेट लॉस्ट फ्रॉम इंडिया, क्योंकि दे वर ओवरस्टेइंग एंड सम ऑफ देम विल गो एंड अप्रोच द कोर्ट, फिर उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लग जाएगा, फिर वो तो सर कोर्ट में ही चलता रहेगा. मैंने इट्स सो इजी इन इंडिया, इवन अ पाकिस्तानी overstaying in India can approach the court and get a stay order, even if it's an interim one. That is a cause for concern. तो फिर executive government की जरूरत कहां पे है? So I think a situation might arise where forget about a president rule in a particular state. Activation तो कुछ जगह पे कुछ लोग करेंगे, ऐसा ही होता है when you talk about a hybrid war. तो फिर इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ेगा, शायद इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ेगा. तो आप सोचिए तो करती ही है. फुल फ्लेज ना भी हो तो करना पड़ेगा, बिकॉज डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैव ऑल्टर्ड. अगर आपके 8 लाख पाकिस्तानी इंडिया में है, आप सोचिए व्हाट आर वी डीलिंग विथ. करोड़ों के तादाद में बांग्लादेशी तो पता था, 8 करोड़ पाकिस्तानियों के बारे में पता नहीं था. अब तो पहलगाम की वजह से ये पता चल रहा है. फिर इमेजिन व्हाट आर वी डीलिंग विथ. सो इंटरनल जो है ये 0.5 थोड़ी है, ये तो शायद 0.5 से ज्यादा ही होगा. तो इनकी क्या एलिजियंस होगी? एक पाकिस्तानी पासपोर्ट वाला इंडिया में आके 26 साल पुलिस में नौकरी कर चुका है, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ गया क्योंकि उसके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है. एस्टेब्लिशमेंट में या फिर मिलॉर्ड्स को पता नहीं है कि यहाँ पे आई एम श्योर दे आर अवेयर कि किस तरह से होते हैं, एंड आई एम श्योर जस्टिस विल बी डन. बट दुख लगा मुझे, मतलब इट्स फॉर इवन फॉर अस टू अप्रोच द हाई कोर्ट इज अ बिग थिंग. It's so easy for some of them.
तो वी आर डीलिंग विद अ सीरियस इशू। अब इसके ऊपर आई डोंट नो वेदर इन द प्रीवियस प्रोग्राम मैंने ये बोला था कि नहीं, लेकिन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन जो है इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी लाइक एनआईए। ये प्रिजम्पशन जी डिस्ट्रिक्ट एसपी कर लेगा, डिस्ट्रिक्ट एसपी को हर एक चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख दो कि सारे आइडेंटिफाई करो। डिस्ट्रिक्ट एसपी क्या क्या करेगा, उसके लिमिटेशंस है। उसके डीजीपी जब तक नहीं बोलेगा वो कर नहीं पाएगा। डीजीपी तब तक नहीं बोल पाएगा जब तक पॉलिटिकल ग्रीन सिग्नलिंग उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट से नहीं आएगा। इसी वजह से आप देखेंगे अभी भी जो चल रहा है, जो बांग्लादेशी को पकड़ा जा रहा है, सम स्टेट्स आर वेरी प्रोएक्टिव, सम स्टेट्स आर नॉट प्रोएक्टिव एट ऑल। सो वेयर इज द यूनिफॉर्म पॉलिसी? और उसमें डिस्ट्रिक्ट एसपी के सर क्या वेयरविथॉल है, कितने मैन पावर है, क्या क्या वो करे। सो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। जैसे एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए ब्यूरो ऑफ एनआईए है, आपके एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशंस के लिए स्टेट लेवल में जो है आपके एनसीबी है टू मॉनिटर कोऑर्डिनेट विद द स्टेट्स, और वो भी अच्छा खासा पावरफुल है। एनसीबी जो है एनआईए की तरह ही है। तो आपकी जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, converted into a law enforcement agency like ICE of United States, उसका 24/7 365 days काम होगा to identify illegal immigrants। ये काम डिस्ट्रिक्ट एसपी की बस की बात नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर संभाले, इन्वेस्टिगेशन भी करे, क्राइम भी कंट्रोल करे, वीआईपी सिक्योरिटी भी दे, फिर उसके बाद वो ढूंढे कहां इलीगल्स है। So we need a dedicated agency. For that, you already have an agency, Bureau of Immigration. It needs to be Sorry. strengthened. strengthened. No, sir. उनका मैंडेट बदल दीजिए। Make it a law enforcement agency. Like उनका enforcement power होना चाहिए। It should have the power to arrest. It should have the power to detain. वो आज नहीं है उसके पास। What is the act behind Bureau of Immigration? अब NIA जैसे act करके लाया, have a legislative approach towards that. Correct. एनसीबी का सर एनडीपीएस लॉ है, बहुत स्ट्रिंजेंट लॉ है। एनआईए का एनआईए एक्ट है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अभी जो इमिग्रेशन लॉ पास किया गया विच इज अ वेरी गुड वन, जो चारों को मर्ज करके किया गया, उसमें क्लॉज डाल दीजिए, अलग से एक्ट की जरूरत ही नहीं है कि इसका जो मैंडेट है विल बी विद ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड इट विल हैव एन ऑल इंडिया मैंडेट। इट डजंट नीड परमिशन फ्रॉम एनी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि इलीगल इमिग्रेशन इज नॉट अ लॉ एंड ऑर्डर इशू। इलीगल इमिग्रेशन स्टेट सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, तो नेशनल सिक्योरिटी इशू। तो उसको उस हिसाब से ड्राफ्ट करना पड़ेगा। सर सरकार ने बहुत कुछ किया है सर, आई विल नेवर डिनाई। एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस बहुत चला है, खत्म कर दिया, लिटरली दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 6 डिस्ट्रिक्ट्स। वो बहुत बढ़िया काम है, बहुत सारे स्लीपर सेल्स को न्यूट्रलाइज किया गया, बहुत कुछ किया है। But I think illegal immigration is a very big problem. It requires a dedicated approach with a dedicated fund. That cannot be left to the states. आप स्टेट के ऊपर छोड़ दोगे, that आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। और स्टेट्स कुछ करता नहीं है, इसी वजह से डेमोग्राफिक चेंज दिख रहा है। उसके बाद भी आप छोड़ के रहोगे। ये क्या फेडरलिज्म? फेडरलिज्म हैज बिकम नॉट अ फैसिलिटेटर बट एन इम्पेडिमेंट इन सर्टेन रेस्पेक्ट to good governance and national security. We are not a federation. We are a union. हाँ, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर बोलता रहता है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बोलता रहता है। We have elements of federalism, but essentially we are a union. हाँ, तो आई एग्री, बट उस हिसाब से फिर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को करना चाहिए। हर चीज के लिए चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख कर कोई फायदा नहीं है। करेक्ट सर, चीफ सेक्रेटरी क्या करेगा बताइए? वो खुद भी चाहे वो कर पाएगा? आप बताइए ना। नहीं कर सकता। अगर उस पॉलिटिकल जो होगी वही करेगा। तो पॉलिटिकल विल की प्रॉब्लम आ जाते हैं, फिर आप लेजिस्लेटिव चेंज लाइए, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को लाके बोलो इसी का मैंडेट है। स्टेट पुलिस सिर्फ कैन ओनली हेल्प देम, स्टेट पुलिस का मैंडेट ही नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट का मैंडेट ही नहीं है। And I think from with your channel sir, इस इश्यू को थोड़ा आप भी प्रमोट कीजिए कि we need a bureau of immigration as a dedicated agency for hunting down illegal immigrants. फिर जो लीगल प्रोसीड्यूर है वो अलग है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सबको गोली मारो, ऐसा नहीं है, बट एक डेडिकेटेड एजेंसी की जरूरत है। Let the legal process be followed, but it requires a dedicated agency. कम से कम वोटर लिस्ट से तो वीड आउट करो। हाँ,
तो आइए आज की तो चर्चा को आइए अब आज यहीं की पर चर्चा विराम को अब देते यहीं पर हैं। विराम देते हैं। सभी सभी दर्शकों को बहुत-बहुत दर्शकों को धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। पथिकृत जी को भी पथिकृत बहुत-बहुत जी को भी धन्यवाद। बहुत-बहुत जय धन्यवाद। हिंद, जय जय भारत, हिंद, वंदे जय मातरम। भारत, वंदे